अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद। उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसे अच्छे से समझ लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप क्या होता है और उसके ज़रिए से हम किस तरह से प्रोग्राम लिख सकते हैं और कैसे उसे हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आज हम देखते हैं दूसरी टाइप ऑफ लूप जो कि व्हाइल लूप आ जाता है। व्हाइल लूप के बारे में हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सिंटैक्स और उसके साथ साथ उसकी एग्जांपल को देखेंगे। तो बच्चों, फॉर लूप हम कब यूज कर रहे थे? जब हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेपिटेशंस का पहले से पता होता था। इन अदर वर्ड्स, हम फॉर लूप को काउंटर लूप भी कह रहे थे क्योंकि हमें उसमें नंबर ऑफ काउंट्स का पता होता था और हम उसे एग्जैक्टली उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर लेते थे। जबकि हमने इंट्रोडक्शन के अंदर देखा था कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप सेंटिनल या कंडीशनल लूप कहलाते हैं। बेसिकली ये लूप क्यों यूज किए जाते हैं और इनके जरिए हम किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं, यह हम आगे मजीद इसकी डेफिनेशन में डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलो कि व्हाइल लूप हमारे पास बेसिकली एक ऐसा लूप है जो कंडीशन पर बेस कर रहा होता है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो लूप एक रिपीट करता रहेगा। कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसे हम कब यूज कर रहे होते हैं? इसे ऐसी सिचुएशंस के अंदर यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेपिटेशंस का ना पता हो। मतलब हम कहते हैं जब तक वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक इसे रिपीट करते जाओ। ठीक, कोई भी दूसरी वैल्यूज हैं वो चलती रहें तब तक रिपीट होता रहे। इसी तरह से आप गेम्स में देखते हैं, डू यू वांट टू प्ले अगेन, बार बार आप उसे चेक कर रहे होते हैं। आप प्रेस Y करते हैं तो वो दोबारा से प्ले करना शुरू कर देता है। अगर आप N प्रेस कर देते हैं तो वो उसे एग्जिट कर जाता है। तो ऐसी रेपिटेशंस के लिए हमारे पास क्या यूज हो रहा होता है? व्हाइल लूप यूज हो रहा होता है, और उसके साथ साथ डू व्हाइल लूप भी यूज होगा जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब व्हाइल लूप हमारे पास है क्या, इसे डिफाइन करते हैं। व्हाइल लूप इज यूज्ड टू रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन। ये रिपीट करता है स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगेन एंड अगेन एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज ट्रू। क्या कह रहा है? बेसिकली व्हाइल लूप रिपीट कर रहा है स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन को। मींस वो बार बार उन्हें एग्जीक्यूट कर रहा है। कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू है। और इसी वजह से इसे हम सेंटिनल कंट्रोल्ड और यूजर कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं क्योंकि कंडीशन पर बेस कर रहा है और कंडीशन में यूजर डिपेंडेंट वैल्यूज भी इंटर करके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। या सेंटिनल कंट्रोल लूप एक ऐसा लूप जिसमें हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेपिटेशंस नहीं पता होती, ऐसे लूप को सेंटिनल कंट्रोल लूप भी कहते हैं। और इसे कंडीशनल लूप भी हम कहते हैं क्योंकि ये कंडीशन पर बेस कर रहा होता है। सो बच्चों, इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस लूप द नंबर ऑफ रेपिटेशंस डिपेंड ऑन द कंडीशन। इस लूप में नंबर ऑफ रेपिटेशंस कंडीशन पर डिपेंड कर रही होती हैं और कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजर, या फिर यूजर इन्हें कंट्रोल कर सकता है। कैसे? बाय यूजिंग सेंटिनल वैल्यू। सेंटिनल कंट्रोल लूप एक ऐसा लूप जो इनफिनाइट टाइम चल सकता है जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेपिटेशंस नहीं पता होती, और सेंटिनल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है द वैल्यू दैट कॉजेज द लूप टू टर्मिनेट। याद रखिएगा बच्चों, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि द वैल्यू दैट कॉजेज द लूप टू टर्मिनेट इज कॉल्ड, तो आपने क्या कहना है? सेंटिनल वैल्यू होती है। कल हमने देखा था काउंटर वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जो नंबर ऑफ रेपिटेशंस को काउंट कर रहा होता है जिसके थ्रू फॉर लूप रिपीट हो रहा होता था। जबकि इसके अंदर अब कोई काउंटर वेरिएबल नहीं यूज हो रहा बल्कि सेंटिनल वैल्यू यूज हो रही है, एक ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से आपका लूप टर्मिनेट हो जाता है। वो वैल्यू जैसे ही एग्जीक्यूट होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा।
सो बच्चों दिस लूप इज यूजुअली यूज इन द सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस में यूज होता है व्हेन एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेपिटेशंस आर नॉट नोन। अब हम इसके सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं और सिंटैक्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अब हम व्हाइल लूप के सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ हम उसकी एक्सप्लेनेशन को भी लिखेंगे कि हम इसे एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, सिंटैक्स के अंदर देखते हैं तो हमने दो तरह से इसे डिस्क्राइब किया है। दो तरह से क्यों? क्योंकि याद रखें कि हम एक लूप को किसी दूसरे लूप के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक लूप के अंदर लिखा गया कोड किसी दूसरे लूप में भी लिखा जा सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी फॉर लूप का कोड व्हाइल लूप में नहीं लिखा जा सकता, या व्हाइल लूप का कोड डू व्हाइल लूप में नहीं लिखा जा सकता, या डू व्हाइल लूप का कोड फॉर लूप में नहीं लिखा जा सकता। हम इंटरचेंज कर सकते हैं कोड को लूप के थ्रू। जस्ट फर्क क्या है, इनकी एप्लीकेशंस में फर्क आता है और इनकी एप्लीकेशंस की बेस के ऊपर इन्हें डिफरेंट टाइप्स में रखा गया है। तो फर्स्ट सिंटैक्स को देखते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होती है? कंडीशन से स्टार्ट होती है। लास्ट लेक्चर के अंदर फॉर लूप में हमने देखा था कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन परफॉर्म होती थी, लेकिन व्हाइल लूप में एग्जीक्यूशन स्टार्ट कंडीशन से होती है। सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अब इसी कंडीशन के अंदर हमारे पास इनिशियलाइजेशन वैल्यू भी हो सकती है, यही कंडीशन स्टार्ट वैल्यू भी हो सकती है, यही कंडीशन भी है और यही कंडीशन हमारे पास टर्मिनेट वैल्यू भी हो सकती है। तो यही चीज है कि कंडीशन ट्रू होने की बेस पर कंट्रोल कहां पर आ रहा है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स पर आ रहा है, और इन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल दोबारा कहां जा रहा है? दोबारा कंडीशन पर जा रहा है और फिर कंडीशन चेक हो रही है। फिर कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर स्टेप 2 परफॉर्म हो रहा है, फिर 3 परफॉर्म हो रहा है। कब तक? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही। और जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये कंट्रोल कहां पर आ रहा है? कंट्रोल हमारे पास कहां? अदर स्टेटमेंट्स पर आ जाएगा। बच्चों इसमें हमें ना तो कोई स्टेप वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नजर आ रहा है, ना ही हमारे पास इनिशियलाइजेशन है। ये व्हाइल लूप के अंदर हम ऐसे प्रोग्राम भी लिख सकते हैं जिनके अंदर कंडीशन ही इनिशियलाइज वैल्यू भी हो, जिसके अंदर इसी से टेस्ट भी हो रहा हो कंडीशन का, और इसके साथ साथ यही हमारे पास एंड वैल्यू के तौर पर भी यूज हो रही हो। सो बेटा इसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो हम इसी लूप को दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। इनिशियलाइजेशन जो कि व्हाइल लूप का हिस्सा नहीं है। रिमेंबर इट कि इनिशियलाइजेशन व्हाइल लूप का हिस्सा नहीं है। इनिशियलाइजेशन वेरिएबल की पहले कहीं हो गई, हमने व्हाइल के साथ कंडीशन को चेक किया। यहां भी एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट हो रही है? कंडीशन से स्टार्ट होगी इस लूप की, ठीक है। लेकिन इनिशियलाइजेशन इस वजह से लिखा है कि अगर हम किसी ऐसे वेरिएबल को यूज कर रहे हो तो वो पहले से कहीं इनिशियलाइज हो चुका होना चाहिए। हम इसकी एग्जांपल अपने प्रोग्राम्स में भी देखेंगे, तब आपको सही से अंडरस्टैंड हो जाएगा इन दोनों सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों यहाँ पर कंडीशन चेक होने की बेस पर अगेन जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल कहां पर आ जाएगा? बॉडी ऑफ द लूप में आ जाएगा। बॉडी ऑफ द लूप में ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के बाद हम स्टेप वैल्यू मतलब कि नेक्स्ट वैल्यू कौन सी हो जिसे लूप चेक करे, मींस या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये स्टेप वैल्यू को परफॉर्म करेगा और उसके बाद कंट्रोल कहां पर मूव कर जाएगा? दोबारा कंडीशन पर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो दोबारा कंडीशन पर मूव करेगा, कंडीशन को चेक करेगा और कंडीशन ट्रू है तो 2, 3, 4 ये स्टेप अगेन एग्जीक्यूट होते जाएंगे जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल अदर स्टेटमेंट्स पर चला जाएगा। सो सिंटैक्स से ये चीज जाहिर हो रही है कि हम व्हाइल लूप को दोनों तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम इसे प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं और इस तरह से भी हम प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज इवेलुएटेड। अगेन याद रखें सबसे पहले क्या हुआ? कंडीशन इवेलुएट हुई,
If condition is true, then block of statements written within braces will execute. After execution, the control moves to the beginning of loop to evaluate the condition again, ताकि वो condition को दोबारा evaluate कर सके. To execute the block of statements if condition is true, ताकि वो दोबारा से block of statements को execute कर दे अगर तो condition true है. मीन्स कंडीशन ट्रू थी, दोबारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स पर आया, इसे एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करके दोबारा कंडीशन पर चला गया, फिर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया, फिर कंडीशन पर मूव कर गया. दीज स्टेप्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन अनलेस द कंडीशन बिकम्स फॉल्स. और यही स्टेप्स आपके रिपीट होते जाएंगे, कंडीशन ट्रू, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, देन कंडीशन चेक. ये स्टेप्स अगेन एंड अगेन रिपीट होते जाएंगे. कब तक? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती. और जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल कहां पर आ जाएगा? अदर स्टेटमेंट्स पर मूव कर जाएगा. सो बेटा यहां पर देखते हैं, एज द कंडीशन इज फॉल्स द कंट्रोल मूव्स टू अदर स्टेटमेंट्स. और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल अदर स्टेटमेंट्स जो कि आउटसाइड द लूप बॉडी लिखी गई हैं उन पर मूव कर जाएगा और उन्हें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा. मीन्स अदर स्टेटमेंट्स पर जब कंट्रोल आएगा तो ये लूप की बॉडी से बाहर आ गया. तो बच्चों ये थी आपके एक्सप्लेनेशन और उसके साथ साथ सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप. और अब इसकी एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं जो कि नेक्स्ट बोर्ड पर है. आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. ओके बच्चों, अब हम इस लूप की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. इन एग्जांपल्स को डिस्कस करने से पहले हम ये दोबारा से देखते हैं कि व्हाइल लूप हम क्यों यूज कर रहे हैं. ऐसी सिचुएशंस में जब हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेपिटेशंस नहीं पता. हमने इसके सिंटैक्स को देखा कि सिंटैक्स में हमने ये भी चीज डिस्कस की कि हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं और यूज कर सकते हैं. लेकिन याद रखिएगा कि व्हाइल लूप की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से हो रही है? कंडीशन से हो रही है. जबकि फॉर लूप की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होती थी? इनिशियलाइजेशन से होती थी. ये डिफरेंस आपने याद रखना है. अब हम इसके प्रोग्राम को देखते हैं और प्रोग्राम के जरिए से हम इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इस लूप को प्रोग्राम में कैसे यूज किया जाएगा. तो बेटा एग्जांपल है आपके पास कि प्रोग्राम टू डिस्प्ले पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 100. अब बेटा देखो लिमिट बता दी गई अप टू 100 और कौन से इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. मींस इसने खुद बता दिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स स्टूडेंट्स आपको पता होता है कि ऐसे इंटीजर्स जो 0 से बड़े होते हैं या 0, ये सारे क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव होते हैं. मींस हमारे पास स्टार्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 और एंड वैल्यू कौन सी आ रही है? 100 आ रही है. तो इसी चीज को देखते हैं कि हमारे पास अप टू 100 यूजिंग व्हाइल लूप. सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने 0 से लेकर 100 तक इंटीजर्स को डिस्प्ले करवाना है. लेकिन किसके थ्रू? यूजिंग व्हाइल लूप. अब इसके लिए हम कोड की तरफ चलते हैं. कोड में देखें तो हेडर फाइल्स हैं और हेडर फाइल्स वही जो आप हर प्रोग्राम में यूज करते हैं. iostream.h, conio.h. iostream का आपको पता है सी इन सी आउट के लिए यूज हो रही होती है. conio.h का आपको पता है कि getch, getche जैसे फंक्शंस के लिए इसे यूज कर रहे होते हैं. इसके बाद मुझे कितने वेरिएबल चाहिए? एक वेरिएबल चाहिए. पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और एक ही वेरिएबल के थ्रू हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं. तो जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने यहाँ इनिशियलाइज कर दी और ये 0 में कहां से लाया? मुझे कैसे पता लगा कि ये 0 से स्टार्ट होंगे? मुझे प्रोग्राम की स्टेटमेंट में बता दिया गया था कि ये नंबर 0 से स्टार्ट होंगे. कैसे? पॉजिटिव इंटीजर्स. तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 0 आ जाता है. तो यहां से मैंने इसे a को 0 वैल्यू असाइन कर दी. अब आते हैं इसे प्रिंट करवाते हैं. लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 100. हमारी स्क्रीन पर कोई मैसेज तो डिस्प्ले होना चाहिए जिसे पता लगे कि स्क्रीन पर क्या चीज डिस्प्ले हुई है और क्यों डिस्प्ले हुई है. तो उसके लिए हमने कर दिया कि जी एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 100. अब आते हैं लूप स्टार्ट करेंगे. लूप के लिए कीवर्ड व्हाइल यूज कर लिया. व्हाइल के बाद कंडीशन आ गई. कंडीशन में अप टू 100 कहा गया था, इस वजह से मींस तमाम पॉजिटिव इंटीजर
जो 100 से छोटे हैं वो तमाम लिखे जाएंगे या 100 भी आ जाएगा। अब कंडीशन में a वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया था उसे यूज किया और 100, इन दोनों के दरमियान कंडीशन कैसे लग गई, a इज लेस देन और इक्वल टू 100। बच्चों याद रखना है कि while के कंडीशन के बाद या इस स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन नहीं आएगा, अदरवाइज एरर जनरेट हो जाएगा। while लूप के अंदर while के बाद सेमीकोलन नहीं लगता। तो बेटा इसके बाद जब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई मींस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 0 है और 0 के साथ साथ क्या है, 0 इज लेस देन 100, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और कंट्रोल कहां आ गया, इसकी बॉडी के अंदर आ गया। ये देखिए ये ब्रेसिस के जरिए से हम क्या कर रहे हैं, इसकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों, और आज इधर ब्रेसिस क्यों लगाई गई प्रोग्राम के अंदर, इस वजह से लगाई गई कि इस प्रोग्राम की बॉडी के अंदर 2 स्टेटमेंट्स आ रही, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आ रही। जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आती हैं तो ब्रेसेस लगाने हैं, और जब एक स्टेटमेंट हो तब ब्रेसेस या डेलीमीटर जिन्हें हम कहते हैं ये ऑप्शनल होते हैं। अब आते बात करते हैं कि ये कंडीशन 0 के बाद ट्रू थी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 100 है, तब क्या किया गया, सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और फर्स्ट टाइम a की वैल्यू प्रिंट हो गई जो कि क्या है, 0 है। ये देखिए पहले सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट होगी, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 100, उसके बाद न्यू लाइन में a की वैल्यू जो कि 0 है वो प्रिंट कर दी। इसके बाद स्पेस आ जाएगी, स्पेस के बाद क्या करेगा, कंट्रोल आएगा a इज इक्वल टू a प्लस 1। सिंटैक्स में मैंने बताया था कि हम लूप को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया ताकि जब कंडीशन के पास जाए तो दोबारा से नेक्स्ट वैल्यू को चेक कर सके। ये ऑप्शनल होता है, हम a की वैल्यू को बार बार भी चेक करवा सकते हैं। अब आते हैं बात करते हैं कि a इज इक्वल टू a प्लस 1 और ये कमेंट्स में लिखा हुआ है a प्लस प्लस, ये दोनों सेम स्टेटमेंट्स हैं। यहां पर ऑपरेटर्स के थ्रू है, यहां पर एडिशन के थ्रू है, तो दोनों का सेम पर्पस है, तो इन दोनों में से किसी एक को यूज कर लेंगे और इसकी वजह से क्या हुआ, a की वैल्यू मेरे पास 1 होगी, 0 प्लस 1 1 होगी। अब यहां पर a की वैल्यू चेक हुई, 0 की बजाय अब क्या चेक हुई, 1 चेक हुई। 1 इज लेस देन इक्वल टू 100, ये फिर ट्रू है और इधर आएगा और 1 को प्रिंट कर देगा। 1 के बाद इसी तरह इसे इंक्रीमेंट करेगा, 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, यही चलता जाएगा। इधर आपके ये प्रिंट होता जाएगा, 3 3 के बाद 4 5 6 7 8 अप टू 99, फिर उसके बाद 100। अब 99 पर थे, मैं अगेन इधर आता हूं कि इधर मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू मेरे पास 99 आ रही, 99 इज लेस देन इक्वल टू 100, ट्रू है। और इधर आया, इसने 99 प्रिंट किया और उसके बाद यहां पर आकर इसने 99 प्लस 1 100 कर दिया। अब ये 100 की वैल्यू इधर से इंक्रीमेंट होकर कंडीशन पर गया और कंडीशन में a की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। अप टू 100 था, मतलब हमने लेस देन इक्वल टू भी यूज किया था, तो 100 इज इक्वल टू 100 ट्रू होगी कंडीशन। फिर कंट्रोल इधर आया और a की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जो कि 100 प्रिंट हो गई और यहां से आकर 100 प्लस 1 101 लिख दिया। अब 101 हो गया, यहाँ अगेन कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, इधर कंडीशन पर आएगा और कंडीशन चेक होगी 101 पर जो कि फॉल्स हो जाएगी। 101 इज नॉट लेस देन 100, सो कंडीशन फॉल्स होगी और कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप से बाहर आ जाएगा और बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, जो कि इस प्रोग्राम के अंदर और कोई स्टेटमेंट्स नहीं लिखी हुई। लास्ट के अंदर हमने getch का फंक्शन यूज किया है ताकि ये वेट करे कि यूजर प्रॉपरली आउटपुट को देख ले और कोई की प्रेस करने तक का वेट करता रहे। जैसे ही यूजर कोई की प्रेस करेगा ये आपकी आउटपुट को टर्मिनेट करके कंट्रोल दोबारा कोड की तरफ ले जाएगा। अब इसकी आउटपुट हमारे पास जो आई है, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 100, 0 1 2 3, मैंने डॉटेड लगा दिया। कंप्यूटर के अंदर डॉटेड नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 99 100 तक ये वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। तो बच्चों होपफुली आपको इस एग्जांपल के थ्रू सिंटैक्स की समझ आ गई होगी कि व्हाइल लूप को हमने अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करना है। अगले लेक्चर के अंदर हम इसकी मजीद एग्जांपल्स को देखेंगे
और कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे कि हम इन लूप्स के थ्रू कैसे उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। बच्चों याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक बिल्डअप करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। और लॉजिक कैसे बिल्डअप की जाती है, एक तो आपको प्रॉपरली 3rd चैप्टर के अंदर जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं ऑपरेटर्स के, उनका इस्तेमाल पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो 4th चैप्टर है जिसके अंदर आप सिलेक्शन स्ट्रक्चर और रेपिटिशन स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए से आप कोड मिनिमाइजेशन कर सकते हो, अपनी लॉजिक बना सकते हो और डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो बाय राइटिंग योर C++ प्रोग्राम। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आज इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।